ई जगम जीवणो दोरो है, दुखड़ान पीवणो दोरो है, नमक बुरकणु सगड़ा जाने, जख मान सीवणो दोरो है। वो म्हाने बतलायो कोनी, मैं भी हाल लुकायो कोनी, दुखड़ा म्हारा सांचा साथी, दुखड़ा म्हारा सांचा साथी, खुशियाँ म्हाने जायो कोनी। कई लोग हैं जो राजस्थानी भाषा को प्रमोट करने के लिए मांग भी कर रहे हैं। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा है कि हमारी माइड भाषा है, हमारी मातृभाषा है, उसको दर्जा दिया जाए। जी, हासिल करना मुश्किल हो तो जंतर मंतर कर लेना, सब कहते हैं तुम भी कह दो, माँ बापू सू मती की वाजे, माँ बापू सू मती की वाजे, तू बेटो बन पायो कोनी, तू बेटो बन पायो कोनी। वो शर्म महसूस करते थे। उनको ऐसा लगता था कि यार मैं राजस्थानी भाषा यूज़ कर लूँगा, बोल दूँगा तो लोग समझेंगे गवार है। तो मैं समझता हूँ कि ये दब्बा हटाना है सबसे बड़ा। तो मैं अपनी लोग कई बार हंसते भी हैं कि गज़ल कह रहा है, राजस्थानी भाषा में गज़ल कह रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं। पंजाबी भाषा में जब गज़ल लिखी जा चुकी है, हरियाणवी में जब गज़ल लिखी जा चुकी है, मेरे ही बिस्तर पे मैं नहीं हूँ, कहाँ गया वो ज़हीन लड़का, ये दिल उधर क्यों धड़क रहा है, ये लाश किसकी पड़ी हुई है। हम थे जिसके हो गए अपना समझकर, लग गया है वो गले सौदा समझकर। हम थे जिसके हो गए अपना समझकर, लग गया है वो गले सौदा समझकर। सांप निकला इसमें मेरी क्या खता है, सांप निकला इसमें मेरी क्या खता है, पास बैठा या जिसे बंदा समझकर। वाह। अपन कोई एग्ज़ाम का फॉर्म लगाते हैं, कोई और चीज़ करते हैं, उसमें वो भाषा का नाम आता है, जबकि मारवाड़ी राजस्थानी जो भाषा है अपनी, जो राजस्थानी भाषा उसका कोई नाम नहीं आता। तो ये एक अंदर टीस रहती है मन में। तरासा गया हूँ मैं खुद के ही हाथों, तरासा गया हूँ मैं खुद के ही हाथों, तुम्हें क्या खबर है मैं कैसे जिया हूँ। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान ने लगातार उन शख्सियतों को इस मंच पर जगह दी है, आपसे रूबरू कराने की कोशिश की है, जो लगातार अपने जीवन में संघर्ष कर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे नौजवानों के लिए बोल हिंदुस्तान हमेशा आगे रहा है, जो कोशिशों से लगातार अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हम शेखावाटी के उभरते हुए एक सितारे को, उभरते हुए एक शायर को आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने कई मंचों पर, कई बड़े मंचों पर, कई मुशायरों में अपनी शायरी गाकर लोहा मनवाया है शेखावाटी का। तो आइए बिना किसी भूमिका से उनसे आपको रूबरू कराते हैं और उनके जीवन के सफ़र के बारे में जानने की और आपको बताने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ हैं कृष्ण, जो शायर हैं, जो काफ़ी मंचों पर अपनी शायरी की प्रस्तुति दी है। कृष्ण, आपका बोल हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। जैसे ही हम आपकी काफ़ी मंचों पर शायरियाँ सुनी हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे आज का जो ज़माना है, आज का जो युग है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं। माइड भाषा में, जो कहते हैं मातृभाषा में, आपने इसे लेते हुए, मातृभाषा को साथ में लेते हुए कई ऐसी राजस्थानी भाषा में शायरी गाई हैं, गज़ल गाई हैं। उसी के तर्ज पे हमने आज कोशिश की कि ये क्यों ना हमारे दर्शकों को भी आपकी ये गज़ल वहाँ पहुँचे। तो इसके लिए हम आपसे बातचीत करने के लिए आज आए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई, कैसे जहन में आया कि बहुत से नौजवान हैं जो अपने करियर को लेकर चाहते हैं कि मुझे उस विभाग में जाना, उस डिपार्टमेंट में जाना है, अलग तरीके से करियर बनाना है, लेकिन शायर को चुनना कैसे तय हुआ? जी, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, खम्मा घणी। और सफ़र की शुरुआत इस चीज़ में क्या है कि जो आपका एक इंटरेस्ट होता है जी, जो बड़े शायर हैं, जो बड़े अच्छे लोग हैं, जिन्होंने आज तक अच्छे पद पे जिन्होंने काम किया है, वो जो जानते हैं साहित्य को, वो बताते हैं कि शायर है कभी बचपन से बनता नहीं है, वो जन्म ही इसी प्रकार लेता है कि वो शायरी कर सके आगे। वो हुनर उसका उसी तरह होता है, और जिसका जिस तरह से हुनर होता है वो आने वाले समय में उस चीज़ की तरफ आकर्षित होता है, और आगे जाके अगर वो उस चीज़ में बेहतरी से काम करता रहे, दिन ब दिन प्रतिदिन अपने अंदर वो नए नए परिवर्तन लाता रहे जो ज़रूरी हैं उस चीज़ को करने के लिए,
तो मैं समझता हूँ कि वो आखिरकार वो चीज़ कर ही लेता है जो उसके मन में बिल्कुल, होती है। मैं मानता हूँ कि शायर समाज को वो दिशा देता है, समाज में उन कुरीतियों पर बोलता है, उन मंचों पर जो अधिकतर लोग बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। जी, जी। शायर अपनी एक गज़ल से, अपनी एक कविता से मुखर होकर वो बोले हैं। जी, जी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बेहतरीन कविताएं गाते थे मंचों पर, और जिनसे वो जनता का मन मोह लेते थे। और वाकई आपने कहा कि शायर सीखता नहीं है दुनिया को देखकर, वो जन्मजात उनमें वो गुण होता है, एक विशेष वो एक कुछ ऐसा बोलते हैं कि किसी चीज़ के लिए कुछ ऐसा तत्व होता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है ऑटोमेटिक उस चीज़ को, कि अपने अंदर वो चीज़ें वो बचपन से ही ग्रहण करने लग जाता है, उस चीज़ की तरफ आकर्षित होने लग जाता है। ये चीज़ भी मैंने महसूस करी। मेरा शुरुआत से ही कविताएं, हिंदी साहित्य को लेकर ये बहुत मन रहा है कि मैं पढूं, उन चीज़ों को अपने अंदर अर्जित करूं। तो धीरे धीरे प्रेम बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते आखिरकार मुझे पता चला कि मैं जिस चीज़ में आगे हूँ, अभी कोशिश कर रहा हूँ लिखते लिखते, और फिर वो गज़ल के आगे सफ़र में आके टिक गया। तो अब मुझे कविताओं से शुरू हुई ये चीज़ धीरे धीरे गज़ल की तरफ आकर्षित हो रही है, और मैं आगे भी चाहता हूँ कि मैं एक गज़ल के ही इस फील्ड में आगे कुछ कर सकूँ, गज़ल के लिए कुछ कर सकूँ। तो ये मेरी थोड़ी सी इच्छा है। बिल्कुल, आप निसंदेह जो मुकाम आप चाहते हैं गज़ल गायकी में, कविता गाने में, लिखने में, वो निसंदेह बोल हिंदुस्तान की आपको शुभकामनाएं हैं कि आप वो मंच हासिल करें, वो सीडी, वो लक्ष्य आप हासिल करें। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को सबसे पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आखिर क्यों आपने ये फील्ड चुनी, क्यों आपने ये लक्ष्य लिया कि मैं गज़ल में आगे अपना भविष्य देखता हूं, उससे पहले कोई ऐसी एक गज़ल जो आपके दिल को भा गई हो। जी जी, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक गज़ल से एक मतला एक शेर है जी कि हम थे जिसके हो गए अपना समझकर, लग गया है वो गले सौदा समझकर। हम थे जिसके हो गए अपना समझकर, लग गया है वो गले सौदा समझकर। सांप निकला इसमें मेरी क्या खता है, सांप निकला इसमें मेरी क्या खता है, पास बैठा या जिसे बंदा समझकर। वाह, बहुत खूब। कहते हैं कि शायर अपनी शायरी के माध्यम से वो तमाम चीज़ें निकाल कर बाहर आता है जो उसके साथ घटनाएं घटी हैं या समाज में वो घटनाएं हो रही हैं, वो अपनी शायरों के माध्यम से, शायरी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, और शब्दों की कला एक बेहतरीन कला होती है शायर के माध्यम से, शायर की। और मेरा कृष्ण से बात करने के लिए सबसे जो ज़रूरी पॉइंट था, हमने समझा कि आपसे रूबरू करवाया जाए, क्योंकि मैंने इनके शब्दों की गहनता को समझा है, इनकी गहराई को समझा है कि कितनी गहराई से ये इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपनी शायरी में, अपने मुशायरे में, अपने मंचों पर जब ये गाते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से, बिल्कुल वाकई मुझे शायरी की तरह वो प्रशंसा नहीं करनी आती, लेकिन बेहतरीन आपने ये गज़ल पेश की है। मैं कृष्ण चाहता हूँ कि शेखावाटी से आप आते हैं, शेखावाटी के सीकर से आप आते हैं, चूरू से शायद आपका। जी मैं आपको बताऊं, मेरा पैतृक गांव है जहां हम अभी भी हम कभी कभार जाते हैं, और हमारे जो परिवार वाले सब रहते हैं। सालासर के पास में 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है नौरंगसर जी, वहाँ से मेरा जन्म हुआ है। और फिर पिताजी की सरकारी जॉब थी, तो अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र होने के चक्कर में फिर हमें वहाँ से अपना स्थान छोड़ के और जहाँ पे वो रहते हैं उनके साथ, परिवार के साथ रहने का होना पड़ा हमें। तो इससे क्या है कि नई नई जगह हमने एक्सप्लोर करी, और वहाँ पे ही अलग अलग जगह पे लोगों का मिलना बिछड़ना, ये सब देखते देखते, ये सब अंदर ही अंदर फील करते करते, और बचपन से ही मैं एक बहुत ही स्वावलंबी और अंदर ही अंदर खुद के अंदर रहने वाला इंसान हूँ। इंट्रोवर्ट जिसे हम बोलते हैं। तो मैं किसी से अपनी बातें ज़्यादा बता नहीं पाता, ना उनको समझा पाता हूँ कि भाई मेरे अंदर क्या चल रहा है, भावनाएं क्या चल रही हैं, क्या में। तो एक ये सबसे बड़ा फैक्टर था कि मुझे लिखने की तरफ इस चीज़ को जाना पड़ा, आकर्षित किया। तो वहाँ पे अब मेरा छोटा सा गांव नौरंगसर, वहाँ से हम निकल के फिर मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो एक वहीं की एक सालासर के पास में कोई ग्राम पंचायत है, कोलासर गांव नाम है उसका, वहाँ पे मेरी प्रारंभिक वहाँ पे हुई। मेरे पिताजी वहाँ पढ़ाया करते थे।
और तो वहीं पे मेरी शिक्षा हुई। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऐसे अट्रैक्शन हुआ कि पिताजी खुद कभी हमें हिंदी पढ़ाने आते थे। एज ए पीटीआई वो उनका काम है, लेकिन वो कभी कभार हमें एक्स्ट्रा क्लासेस में पढ़ाने आते थे। तो जो वो पढ़ाते थे तो उनको पढ़ाता हुआ देख के मेरे अंदर आता था कि जिस तरह वो कविताओं को समझा रहे हैं, एक मर्म के आधार पे कविताओं को समझा रहे हैं, एक लिखी हुई चीज़ के पीछे की छुपी कहानी मुझे बता रहे हैं हम सबको, तो वो चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि मैं पढूं और मैं इस चीज़ में जाऊं, क्योंकि ये मुझे लगता है कविताएं और गज़लें एक सागर है जी। आप जितना अंदर गहराई में जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं, और इसकी कोई अथाह गहराई है, इसकी कोई समंदर है। हाँ, जितना बिल्कुल, इसका कोई मापन नहीं है बिल्कुल भी। और जितना मैंने अभी तक मैं खुद अभी एक ऐसे समझ लीजिए कि मैंने कुछ एक 2-4% ही गज़ल को पढ़ा है, और फिर मैं गज़ल कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस एक परिवर्तित उस जहान में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिए फिर मेरे को बहुत इंटरेस्ट जाग रहा है धीरे धीरे, और पढ़ रहा हूँ और सीख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। तो ये अच्छी चीज़ें हैं कि आपको वो इंटरेस्ट सबसे पहले होना ज़रूरी है किसी बिल्कुल। चीज़ में। आप वर्तमान में शायद सीख कर रहते हैं जी अपने परिवार के साथ। जी। हमने सुना है, जब आपके बारे में हम जानकारी जुटा रहे थे, कि आप ये गज़लें का मंच ढूंढने के लिए कहें, क्योंकि प्रारंभिक मंच होता है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए। तो आप कई बार बड़े शहरों में जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कई बार दूसरे स्टेटों में जाते हैं। अभी तक आप कितने स्टेटों में अपना परफॉर्मेंस दिया है मंचों पर? कहाँ कहाँ आप गए हैं? कौन सा बड़ा मंच है? अभी हमें ध्यान है कि कुछ ही समय पहले आपको एक पुरस्कार भी मिला था एक मंच पे आप जब जाके आए थे। जी, मैं बताऊं आपको कि स्ट्रगल सबसे पहले करना होता है हर चीज़ के लिए, और वो कहानी क्या जिसमें स्ट्रगल नहीं है। बिल्कुल। तो उसके लिए सीकर में इतनी खास ओपन माइक और ये मुशायरे, कवि सम्मेलन इतनी चलन नहीं था। तो मुझे जब मैंने शुरुआत करी, पहले में क्या था कि मैं लिखता था और छोड़ देता था। मैंने कभी बाहर निकलने की कोशिश नहीं करी। मैंने आपको बताया कि मैं एक अंदर ही अंदर इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ। तो मैंने नहीं सोचा कि मैं आगे जाऊँ, मुझे मंच भी ऐसा होता है क्या। धीरे धीरे जब इस चीज़ में बढ़ता गया, पता चला, तो मुझे पता चला कि जयपुर में छोटे मोटे ओपन माइक होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, मुशायरे होते हैं। तो वहाँ पे फिर मैंने अपना समय निकाल के संडे टू संडे जाना शुरू किया। वहाँ पे फिर मेरे को और रूबरू हुआ मैं उस चीज़ से कि आखिर में जो मैं लिखता हूँ, करता हूँ, वो भी एक उससे भी अच्छी एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, वह है गज़ल। जी। तो मैं पहले क्या था कि हर किसी एक शायर होता है, जो शायर होने से पहले वो एक ख्याली शायर होता है। वो अपने ख्याल लिखता है, जो उसके मन के विचार होते हैं, जो उसके साथ घटित हुआ होता है, या वो लोगों के सामने से देखता है कि ये लोगों के साथ ये हो रहा है। ये अपने विचार वो व्यतीत करता है और वो लिखता है अपने हिसाब से। वो हो गए ख्याल। अब उन ख्यालों को एक मीटर के अंदर मापन में, एक लय में जोड़ना, वो गज़ल शब्दों के सही तालमेल के साथ। तो वो सीखना आपको, वो तालीम सीखनी आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक गज़लकार कहलाएंगे। तो मैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत सीखते सीखते। और आपने जो आपका सवाल था कि कहाँ कहाँ में जाके आया, तो अभी रिसेंटली मैं उत्तर प्रदेश आगरा जाके आया हूँ। वहाँ पे एक श्री अक्षरा फाउंडेशन एक संस्थान है, साहित्यिक संस्थान। वो हर साल अलग अलग नए जो कवि हैं, नए न्यू कमर्स, न्यू शायर हैं, नए शायर हैं, उनको मौका देते हैं, एक मंच प्रदान करते हैं, उनकी एक प्रतिस्पर्धा कराते हैं जी। तो उनके डाटा के हिसाब से लगभग इस बार 36 शहरों से, बड़े बड़े शहरों से शायर या कवि आए थे, जहाँ से सीकर से मैं था। इसके अलावा जयपुर से भी थे, कुछ भरतपुर, कुछ डीग, ऐसे अलग अलग जगहों से। तो और अलग अलग इटावा, अलग अलग जगह से थे, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से जी लोग शामिल। तो अलग अलग शहरों से लोग आए थे। फिर उनकी एक स्पर्धा कराई गई, जिनमें कुछ 10-12 जज बैठे जी, जो जज कर रहे हैं आप कैसे बोल रहे हैं, आपका लहजा कैसा है, आपके बोलने की तरीका कैसा, आप कैसे समझा रहे हैं, आपकी जो गहराई कितनी है आपके शेरों की, या आप कविताएं बोल रहे हैं तो उस कविता को किस हिसाब से आपने गाया है। तो वो सब कुछ चेक कर रहे थे। तो उनमें फिर उन्होंने क्या किया कि 10 जो अच्छे टॉप 10 हैं उनको चुना, और उनको यही बोला कि आप कोई भी 1-2 नंबर नहीं हो, आप
10 Equal हो। 10, हाँ, आप 10 जो जितने भी हों वो सारे एक नंबर हो आप। उस हिसाब से उन्होंने चुना और उनमें से मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मेरा नाम भी लिया और मुझे भी वो पुरस्कार उन्होंने दिया। तो ये कहानी है। बिल्कुल शायर के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसे प्रोत्साहन करने के लिए एक तो तालियां बजती रहें जी जी। और उन्हें एक प्रतीकात्मक रूप से कुछ गिफ्ट मिले या लोगों की तरफ से कुछ मिले तो उसे लगता है कि हाँ, मैंने जो गाया है, जो मैंने बोला है, जो मैंने लिखा है, उस शायद अच्छी दिशा में मैं जा रहा हूँ। जी। मैं चाहता हूँ कि कोई एक और गज़ल जो हमारे दर्शकों को आप सुना सकें इसी के साथ। मैं आपको एक गज़ल और सुनाता हूँ। देखिए जी। हासिल करना मुश्किल हो तो जंतर मंतर कर लेना। हासिल करना मुश्किल हो तो जंतर मंतर कर लेना। सब कहते हैं तुम भी कह दो, खुद को बेहतर कर लेना। और जितना आसान होता है पत्थर को पत्थर कह देना। जितना आसान होता है पत्थर को पत्थर कह देना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है खुद को पत्थर कर लेना। बहुत खूब। बिल्कुल यहाँ मतलब निसंदेह इस इंटरव्यू के दौरान सुनने वाले अगर लोग होते तो तालियों से गूंज उठते सारे लोग। बहुत बेहतरीन आप गाते हैं, बहुत बेहतरीन आप सुनाते हैं और सबसे ज़रूरी होता है कि शब्दों का सही तालमेल करना, शब्दों का सटीकता से उपयोग करना, वो आपकी इस गज़ल में हमें देखने को मिला। कुछ और जो गज़ल जो आपने कई मंचों पे, बड़े मंचों पे गाए हैं, जो आपको दिल को भा गई हो या किसी एक मुद्दे को लेकर या किसी एक समस्या को लेकर वो इंडिकेट करती हों, ऐसी कोई गज़ल आपने अभी तक लिखी हो तो? जी, मुद्दे के अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक मेरी गज़ल है जो काफ़ी लोगों द्वारा पसंद की गई, उसके एक चंद अशार सुनाता हूँ आपको। जी। इरशाद बोलते हैं जी, ऐसे जो बोलते कि इस इरशाद जी। तो गज़ल कुछ यूँ है कि बगैर जिसके ये दिल खफा है, ये ज़िंदगानी सड़ी हुई है। बगैर जिसके ये दिल खफा है, ये ज़िंदगानी सड़ी हुई है। पता नहीं क्यों वो गुल बदन ही यूं बेमुरव्वत लड़ी हुई है। और इसका शेर है कि मेरे ही बिस्तर पे मैं नहीं हूँ, कहाँ गया वो ज़हीन लड़का। मेरे ही बिस्तर पे मैं नहीं हूँ, कहाँ गया वो ज़हीन लड़का। ये दिल उधर क्यों धड़क रहा है, ये लाश किसकी पड़ी हुई है। वाह, बहुत खूब। इन चीज़ों को, इन पंक्तियों को सुनकर मुझे वाकई में लगता है कि आप बहुत इंट्रोवर्ट रहे हैं, क्योंकि आप अपने अंदर की भावनाओं को, अपने अंदर की वो चीज़ें जो आप बाहर समाज के लोगों को बताना चाहते हैं, वो आप इस गज़ल के माध्यम से आप बता रहे हैं। जी। बिल्कुल। कृष्ण, मैं जानना चाहता हूँ कि शेखावाटी नहीं, हम राजस्थान की बात करें तो कई लोग हैं जो राजस्थानी भाषा को प्रमोट करने के लिए मांग भी कर रहे हैं। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा है कि हमारी माइड भाषा है, हमारी मातृभाषा है, उसको दर्जा दिया जाए। जी जी। आप भी माइड भाषा में कुछ लिखते हैं, गाते हैं, कई मंचों पे हमने आपको सुना है। जी। तो ये जहन में कैसे आया कि मैं अपनी भाषा को लिखूं, अपनी भाषा को गाऊं? ये सफ़र कैसे शुरुआत हुई? कि बहुत से शायर हैं हिंदी भाषी, अगर क्षेत्र से हम देखें तो वो हिंदी में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं। आपने वहाँ पर मारवाड़ी का भी इस्तेमाल किया है। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा। जी। मैं खुद ऐसा समझता हूँ कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ या जिस राज्य में मैं वास कर रहा हूँ, उसकी अगर भाषा को हम ही प्रमोट नहीं करेंगे, हम ही कुछ उसके लिए कदम नहीं उठाएंगे, तो बाहर से तो कोई आने वाला है नहीं। निसंदेह। तो मैंने ये चीज़ मेरे खुद के अंदर मैंने फील करी, ऐसे सोचा कि यार जहाँ तक पंजाबी की अपन बात करते हैं, हरियाणवी की बात करते हैं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अपनी जो माइड भाषा है, अपनी जो मातृभाषा है, वहाँ की जो लोकल भाषा है, उसके लिए उठा के काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं और बहुत आगे जा चुके हैं। आज पंजाबी की बात करें, पूरा विश्व जानता है पंजाबी भाषा को। जी। पूरा विश्व समझता है। जी। हरियाणवी धीरे धीरे और आगे बढ़ रही है। और भी कई भाषाएं हैं जिनको दर्जा प्राप्त है और जो एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो एक मान्यता रख रखी है कि हाँ, ये अपने देश की भाषा है। अपन कोई एग्ज़ाम का फॉर्म लगाते हैं, कोई और चीज़ करते हैं, उसमें वो भाषा का नाम आता है, जबकि मारवाड़ी राजस्थानी जो भाषा है अपनी, जो राजस्थानी भाषा, उसका कोई नाम नहीं आता। तो ये एक अंदर टीस रहती है मन में।
तो इस चीज़ के लिए अपन कोई आंदोलन करने वाले आंदोलन करते हैं, कैंडल मार्च निकालने वाले कैंडल मार्च निकालते हैं। जो लिखने वाले हैं, हम जो कला प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं, हमारा काम हमारे शब्दों को, हमारी जो गज़लें हैं अपनी, उनसे हम लोगों तक पहुंचाएं वो भाषा को। तो उसके लिए मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और बहुत प्रयासरत हूँ। इवन ऐसा समझ लीजिए आप कि मैंने जब अपने एक बड़े जो ग्रंथकार हैं राजस्थान में, जो राजस्थानी भाषा की अंदर लिखी कविताएं, किताबें वो बेचते हैं, उनसे जब कांटेक्ट किया तो मुझे पता चला कि बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने कविताएं, सोरठे, दोहे तो बहुत कहे हैं जी, लेकिन बहुत ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने गज़ल कही है। वो एक या तो कही ही नहीं है या उन्होंने कुछ वो चीज़ें सामने नहीं रखी। तो इसलिए गज़ल का आदमी होने के नाते, गज़ल को प्रेम करने वाले होने के नाते और मैं गज़लकार होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है, जैसे कवि का कर्तव्य है कि अपनी काव्यात्मकता और कविताओं, छंद में लिखी कविताओं के माध्यम से अपनी भाषा को आगे बढ़ाए। उसी प्रकार मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि राजस्थानी होने के नाते, इस माटी का सपूत होने के नाते मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से, अगर मैं गज़ल कहता हूँ तो मैं गज़ल में वो बात कहूँ जो कविताओं के द्वारा कवि कहता है। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं सीख रहा हूँ लगातार, उसके लिए काम कर रहा हूँ धीरे धीरे अपने। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि राजस्थानी भाषा है, वो लोगों को पता है कि अपन राजस्थानी बोल रहे हैं, लेकिन उनको कुछ शब्द कैसे बोलने हैं, उनका लहजा कैसा है, उनको लिखते कैसे हैं, कुछ नहीं पता है। अपन को यहाँ रहते हुए मुझे बहुत बुरा लगता है ये सोचते हुए कभी कभार कि राजस्थान में रहते हुए भी मुझे राजस्थानी भाषा में एक भी किताब नहीं मिली आज तक। मैंने आज तक अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेके और उच्च स्तर की शिक्षा जो प्राप्त कर ली, कॉलेज में गया मैं, तब तक मुझे इंग्लिश में मिल गई, हिंदी में मिल गई, संस्कृत में मिल गई, राजस्थानी में एक किताब नहीं मिली मुझे राजस्थानी। अगर अपन को कोई राजस्थानी का पत्र भी दे दे कि यह राजस्थानी भाषा में लिखा पत्र है, आप उसको पढ़िए, अपन को 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे पढ़ने में, समझने में कि क्या शब्द लिखा हुआ है। शब्द ज्ञान नहीं है शब्द ज्ञान। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है और ये मैं समझता हूँ कि हर राजस्थानी को चेतना चाहिए, हर राजस्थानी को चेतना चाहिए कि मैं अपने स्तर पे क्या कर सकता हूँ अपनी भाषा के लिए, अपनी मायड़ भाषा के लिए। क्योंकि मायड़ भाषा अगर नहीं है तो फिर अपन कुछ काम के नहीं है। बिल्कुल। अपन उसी के हिसाब से वार्तालाप करते हैं, उसी से ही अपन वार्तालाप करते हैं। तो कई लोग पहले तो करते हैं, अब पता नहीं करते नहीं है करते, कि वो शर्म महसूस करते थे। उनको ऐसा लगता था कि यार मैं राजस्थानी भाषा यूज़ कर लूँगा, बोल दूँगा तो लोग समझेंगे गवार है। तो मैं समझता हूँ कि ये धब्बा हटाना है सबसे बड़ा। तो मैं अपनी लोग कई बार हंसते भी हैं कि गज़ल कह रहा है, राजस्थानी भाषा में गज़ल कह रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं। पंजाबी भाषा में जब गज़ल लिखी जा चुकी है, हरियाणवी में जब गज़ल लिखी जा चुकी है, झारखंड की तरफ जब लोग गज़ल भाषा, जो बिहारी जो भाषा है, बिहार की लैंग्वेज है, उसके अंदर जब गज़ल बोली जा चुकी है, तो भोजपुरी में उसको भोजपुरी में जब गज़लें हो सकती हैं तो राजस्थानी में क्यों नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ नए अलग अलग तरीके से लिखने की गज़लें। तो मैंने अभी एक गज़ल कही है कि मैं आपको पूरी गज़ल सुनाता हूँ। जी सुनाए। बो म्हाने बतलायो कोनी, बो म्हाने बतलायो कोनी, मैं भी हाल लुकायो कोनी, दुखड़ा म्हारा सांचा साथी, दुखड़ा म्हारा सांचा साथी, खुशियाँ म्हाने जायो कोनी। और मनरो आडो खोला किया, आडो माने किवाड़ और दरवाजा, मनरो आडो खोला किया, थे आडो खुड़कायो कोनी। और मैं वारियो हो जीवन थापर, मैं वारियो हो जीवन थापर, थाने जीणो आयो कोनी। और इसका अंतिम शेर मैं अपने सभी नौजवान भाइयों के लिए बोलना चाहूँगा कि माँ बापू सू मती की वाजे, माँ बापू सू मती की वाजे, तू बेटो बन पायो कोनी, तू बेटो बन पायो कोनी। वाह, बहुत खूब। अगर ये गज़लें हमारे नौजवान
पीढ़ी के सामने जाएं, वो सुने इनको, तो बिल्कुल वो भी अपने आप में एक प्राउड महसूस करेंगे अपनी भाषा को लेकर। जी, जी। क्योंकि मातृभाषा जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने लोगों से बात करते हैं, उसमें जब हम बात कर सकते हैं, बातें करते हैं, तो क्यों ना उसे एक दर्जा मिले, क्यों ना हम बाहर जाएं तो उस भाषा को हम दिखाएं, सुनाएं लोगों को, उसमें शर्म काहे की महसूस करें। बिल्कुल आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं अपनी भाषा के लिए। और मैंने पहले भी बताया कि बहुत से लोग हैं संघर्षरत हैं, अपने अपने स्तर पर वो प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन भी हुए हैं, सोशल मीडिया से लेकर विधानसभा तक, धरातल तक माइड भाषा को दर्जा दिलवाने के लिए अपनी इसके लिए प्रयासरत रहे हैं। नौजवान विधायक हैं शिव से रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने भी बहुत से प्रयास किए हैं। यहाँ तक कि अब की बार विधानसभा में हमने देखा कि कई नेताओं ने अपनी भाषा में शपथ भी ली थी, जो एक उस मंच पे शपथ लेना बहुत बड़ी बात है। हालांकि फिर उन्हें हिंदी में शपथ लेनी पड़ी क्योंकि वो दर्जा प्राप्त नहीं थी, तो रिकॉर्ड में नहीं गई। इसलिए बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं और आपका प्रयास निसंदेह उम्मीद करते हैं कि एक दिन रंग लाएगा। क्योंकि वो एक कहानी है कि जंगल में जब आग लगी थी तो एक चिड़िया थी जो उस आग को बुझाने के लिए प्रयास कर रही थी। तो किसी ने पूछा कि तुम तो चिड़िया हो, एक बूंद पानी से क्या ये आग बुझ पाएगी? तो उसने बड़े गर्व से कहा था, फख्र से कहा था कि निसंदेह मेरी एक बूंद है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। तो आपका नाम भी जब ये इसको मान्यता प्राप्त होगी तो इस मान्यता प्राप्त करवाने के लिए आपका नाम लिखा जाएगा कि एक शायर था जिसने अपनी मारवाड़ी भाषा में गज़लों को लिखा, शायरियों को लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और अगर आप राजस्थानी में हमें सुना सकें आखिर में दर्शकों को। राजस्थानी में आपको 4 पंक्तियों में पेश कर रहा हूँ कि राजस्थानी में इरशाद को क्या बोलते हैं? राजस्थानी में इरशाद को इसका ऐसा कुछ शब्द आया नहीं, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि जी बताएं, बोलो थे बोलो था की भाषा है तो थे बोलो। बिल्कुल इसी तो थे बोलो जी। ई जग में जीवनो दोरो है, ई जग में जीवनो दोरो है, दुखड़ान पीवनो दोरो है। ई जग में जीवनो दोरो है, दुखड़ान पीवनो दोरो है। नमक बुरकणु सगड़ा जाने, जखमान सीवणो दोरो है। बहुत खूब जी, बहुत ही शानदार। और मैं तो चाहता हूँ कि लगातार मैं आपसे गज़लें सुनता रहूँ, लेकिन समय की कुछ मर्यादाएं हैं। तो उसको देखते हुए आपने जो हमें अपने कीमती समय हमें दिया, बोल हिंदुस्तान के दर्शकों को आपने वो समय दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप जो संघर्ष कर रहे हैं, आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं एक भाषा को लेकर, जो प्रयासरत हैं कि इस भाषा में लोग बातें करें, इस भाषा के लिए लोग लड़ें, खड़े हों, वो निसंदेह बहुत बेहतरीन है। आपकी इन पंक्तियों को देखकर, आपकी इन गज़लों को देखकर मेरे अंदर का भी एक गज़लकार जागा है। और मैं अक्सर जब मैं किसी नौजवान से या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करता हूं जो अपने क्षेत्र में कुछ विशेष कर रहा है, तो उनके लिए भी मैं कुछ पंक्तियां देखता हूं, पढ़ता हूं। हालांकि मैंने बहुत कम पंक्तियां लिखी हैं। अधिकतर पंक्तियां मैं, जैसे शुरुआत में इंट्रो में मैंने जो पंक्तियां गाई वो आपको बता दूं कृष्ण के द्वारा लिखी हुई पंक्तियां थी, वो आप जो आपने इंट्रो में सुनी थी। इसीलिए आज मुझे वो एक पंक्तियाँ कहने में बड़ा गर्व हो रहा है कि जननी जने तो ऐसा जनजे, जननी जने तो ऐसा जनजे, के दाता के सूर, नी तो रिजे बांजड़ी मत गवाजे नूर। तो जननी जने तो ऐसा जनजे कि ये जो शख्स बैठे हैं जो अपने हिस्से का प्रयास कर रहे हैं अपनी भाषा के लिए, अपने भविष्य के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बड़े मंचों पे जाएं और एक दिन हम देखें जो बड़े बड़े शायर हुए हैं, इस देश ने बड़े बड़े शायर दिए हैं, वह उनमें से एक नाम कृष्ण का हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। बोल हिंदुस्तान की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।